इस लेक्चर में हम इक्वेशन ऑफ मोशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए डिराइव करेंगे और हम फैराडे लॉ को यूज करेंगे। सो चूंकि ईएम वेव्स दे हैव डायनामिक्स और उनकी डायनामिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए देयर मस्ट बी एन इक्वेशन ऑफ मोशन और इस इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो हैं उनकी मदद से ड्राइव कर सकते हैं। Either we can use Faraday law or we can use Ampere Maxwell law। तो यहाँ पर हम Faraday law को यूज करते हुए EM waves की जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको हम डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देख लें, रिकॉल कर लें कि व्हाट इज Faraday law। तो Faraday law की जो लेफ्ट हैंड साइड है इट represents the work done by an electric field on a unit charge which is equal to the induced EMF over here। और राइट हैंड साइड जो है ये एक सिंगल लूप के लिए इट वुड बी इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस द लूप। तो ये है फेरेडे लॉ। तो अब हम फेरेडे लॉ के मुताबिक जो है देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन की डायनामिक्स क्या है, उसकी स्पीड क्या है और वो किन चीजों पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक इक्वेशन ऑफ मोशन जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसको विजुलाइज करते हैं। अच्छा, इसमें आपने एक और चीज ऑब्जर्व ये करनी है कि जो फेरेडे लॉ है वो हमें ये बताता है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो वो स्पेस के साथ चेंज होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर प्रोड्यूस करेगा, चाहे वैक्यूम हो या इवन कोई मीडियम हो। दोनों सूरतों में चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस करेगा। तो ये जब प्रोसेस होता है तो डेफिनेटली इसको हम फिजिकली एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इसको विजुलाइज कर सकते हैं। तो सपोज अगर हम एक इस तरह की वेव जो है उसको अज्यूम करें जिसमें ये वाई डायरेक्शन है और दिस इज एक्स डायरेक्शन और वाई और एक्स में जो है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है। फॉर एग्जांपल दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड साइनसॉइडल वेव जो कि किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव वाई और नेगेटिव वाई डायरेक्शन में साइनसॉइडली मूव कर रही है। तो डेफिनेटली इसके राइट एंगल के ऊपर there will be a force बल्कि जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज इन जेड डायरेक्शन, दैट इज इन जेड डायरेक्शन। तो ये 90 डिग्री के ऊपर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का जो साइनसॉइडल वेव है वो यहाँ पर इसके साथ प्रोपेगेट करेगी एंड दिस इज द बॉडी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो जेड, इट इज इन जेड, नेगेटिव जेड एंड पॉजिटिव जेड डायरेक्शन कॉरेस्पॉन्डिंगली। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वाई डायरेक्शन में है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वाई डायरेक्शन में है। उसका सिर्फ वाई कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है या नेगेटिव वाई कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है और जो है इसका जेड कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो अपनी डायरेक्शन होगी वो इन दोनों वेक्टर्स के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी, यानी ये खुद एक्स डायरेक्शन के अंदर प्रोपेगेट कर रही है। तो अब हम यहाँ पर इसकी जो प्रोपेगेशन है उसके लिए कि कोई ना मोशन डिराइव करेंगे और हमारी अप्रोच ये है कि पहले मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है और उसके साथ जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है। तो अब हम यहाँ पर ज्यूम ये करते हैं कि सपोज कि ये वेव जो है ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करते करते एक जगह से पास कर रही है, सपोज दैट इज अ पॉइंट पी। और ये जो पॉइंट पी है ये एक रेक्टेंगुलर स्लिट के अंदर मौजूद है एंड द वेव इज गोइंग टू पास थ्रू दिस स्लिट। तो इस स्लिट की जो हाइट है और हम देखेंगे कि स्लिट के अंदर इसके अंदर क्या वेरिएशन आई है क्वांटिटेटिवली। इस स्लिट की जो हाइट है वो h है और इसकी जो विड्थ है, चूंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर मौजूद है तो इसकी जो विड्थ है वो
वेरिएबल dx के इक्वल है। तो डेफिनेटली वेव जब इसके अंदर से पास करेगी तो फर्स्ट वी आर कंसिडरिंग द मैग्नेटिक फील्ड। तो व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग तो उसके साथ साथ इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी चेंज हो जाएगा। और ये क्लोज लूप है, तो हम इस क्लोज लूप को काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अज्यूम करते हैं, यानी इसकी जो राइट हैंड साइड है ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है और इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन है। अब जब वेव इसमें से गुजर रही होगी तो सबसे पहले वो नेगेटिव वाई डायरेक्शन वाली जो एज है उसको क्रॉस करेगी। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि सपोज इसमें यहाँ पर जब ये इलेक्ट्रिक, क्योंकि ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो डेफिनेटली हर पॉइंट के ऊपर इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो रहा होगा। तो सपोज हम ये कहते हैं कि जब ये वो स्लिट के इस एंड से गुजर रही थी, ये जो लेफ्ट एंड है, यहाँ पर अगर फील्ड की मिकदार या मैग्नीट्यूड ई था, तो इस स्लिट को मुकम्मल पास करने के बाद वो चेंज हो गया और सपोज वो इंक्रीज कर गया, तो अगर वो इंक्रीज कर गया तो इट मींस के राइट हैंड साइड पर जब ये स्लिट को क्रॉस कर रही होगी तो राइट हैंड साइड के ऊपर जो मैग्नीट्यूड होगा वो ई प्लस और उसमें कुछ इंटरवल डी ई ऐड हो गया। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वेरिएशन है उसको हमने क्वांटिफाई कर लिया है कि वो एक स्लिट में से गुजर के पॉइंट पी में से गुजर रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन के अंदर, और जब वो स्लिट के लेफ्ट एज के ऊपर से पास कर रही थी उस वक्त उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, चूंकि वो इस एज को पहले क्रॉस करेगी, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ई था तो राइट एज पर पहुंचकर उसके अंदर वेरिएशन आ चुकी है, फील्ड बढ़कर ई प्लस डी ई हो चुका है। तो अब डेफिनेटली यहाँ पर जो वर्क डन है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, वी कैन कैलकुलेट दैट वर्क डन, यानी या ये फील्ड जो है यहाँ पर कितना काम कर रहा है, तो वी कैन कैलकुलेट ई डॉट डी एस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ दिस slit, because no field is passing from upper and lower edges। जो फील्ड पास कर रहा है वो इसकी वर्टिकल एजेस से पास कर रहा है। तो अब हम डेफिनेटली यहाँ पर दो इंटीग्रल सॉल्व करेंगे, एक लेफ्ट हैंड साइड के लिए और एक राइट हैंड साइड के लिए। लेफ्ट हैंड साइड पे ये फील्ड नेगेटिव वाई डायरेक्शन में था तो इसके साथ एक माइनस साइन आ गया और ये जो कंटूर इंटीग्रल है ये हमने लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट कर दिया। और हम इसको इसी तरह से लिखेंगे और जो टोटल वर्क डन हुआ है वो इस पूरी लूप के ऊपर हुआ है और इसके राइट एज के ऊपर जब ये पहुंचा तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर था, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन के अंदर था और फील्ड की जो मैग्नीट्यूड था वो ई प्लस डी ई था और इसको हम ds से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब जो है हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड फैराडे लॉ की आ जाएगी विच इज ई डॉट डी एस। इट वुड बी ई और ds की इंटीग्रेशन करेंगे तो s हो जाएगा और s जो है h के बराबर है, यानी कि बेसिकली इस ये जो स्लिट है इसकी ये हाइट है और ये हमारा ds था और ds इसके यहाँ पर हमने कहीं ds लिया था और जब हम ds की इंटीग्रेशन करेंगे तो ये उसके हाइट h के इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ इसको h लिख लेंगे और इसी तरह से ये e प्लस डी ई के ऊपर इंटीग्रेशन नहीं हो रही, वो ds के ऊपर हो रही है, तो उसकी भी जब इंटीग्रेशन हमने की तो हमारे पास h आ गया। तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे माइनस ई एच प्लस ई एच प्लस डी ई एच। तो अब ये कैंसिल हो गए तो इसका मतलब है कि जो नेट वर्क डन यहाँ पर हुआ होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो डी ई एच के बराबर है, यानी कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो डी ई एच के इक्वल है। तो अब ये फेरेडे लॉ का लेफ्ट हैंड साइड हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब हम फेरेडे लॉ का, मैं यहाँ पे फेरेडे लॉ आपको, वी शुड रिकॉल इट अगेन, ई डॉट डी एस इक्वल टू माइनस डी फी फाई बी ओवर डी टी। ये फेरेडे लॉ है, हमने लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट कर लिया है जो कि डी ई एच के इक्वल है। अब हम राइट हैंड साइड को एवेलुएट करेंगे, उसके लिए हमें फाई बी को अज्यूम करना पड़ेगा जो कि बी डॉट ए के इक्वल है और इस स्लिट के अंदर से गुजरने वाले मैग्नेटिक फील्ड को हम यहाँ पर देखेंगे एरिया स्लिट का होगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो बी के इक्वल है और एरिया इस स्लिट का जो इसके सामने पड़ी हुई है वो डी एक्स इंटू एच होगा, क्योंकि ये जो स्लिट थी इसकी विड्थ डी एक्स थी और इसकी जो हाइट थी वो h थी।
तो एरिया इसका dx इंटू एच हो गया। तो ये हमने इसका फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया। अब ये दोनों वैल्यूज जो हैं हम इनको फैराडे लॉ में इंसर्ट करेंगे। तो कंसिडरिंग फैराडे लॉ अगेन विच इज E डॉट ds इक्वल टू माइनस डी फाई बी बाय डी टी। सो दिस वुड बी इक्वल टू E डॉट ds जो है उसकी वैल्यू आ गई डी ई एच लेफ्ट हैंड साइड की, यानी कि क्वेश्चन 1 हमने पुट कर दी, और राइट हैंड साइड पर हमने डी बाई डी टी में ये वैल्यू पुट कर दी फाइव बी की विच इज बी डी एक्स एच। तो इसको यहाँ पर एच जो है ये कांस्टेंट है, इसको हमने कैंसिल कर दिया, और यहाँ पर बी को हम जो है वो वी विल राइट इट लाइक दिस डी ई इक्वल टू ये जो dx है इसको हम इस यहाँ पर इसको रिप्लेस कर सकते हैं ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। वी कैन मूव इट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इन द डिनोमिनेटर एंड वी विल रीअरेंज द इक्वेशन लाइक दिस। तो ये है इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमें ये बता रहा है फैराडे लॉ के मुताबिक कि अगर E जो है x के लिहाज से तब्दील हो रहा है उस सूरत में जब B टाइम के लिहाज से चेंज हो रहा होगा। तो एक की टेम्पोरल वेरिएशन यानी टाइम के साथ वेरिएशन, और दूसरे की स्पेस के अंदर जो वेरिएशन है यानी एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स के साथ जो उसकी वेरिएशन है वो आपस में हम इक्वेट यहाँ पर कर रहे हैं। और हमारी अप्रोच ये थी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करेगा तो उसकी वजह से एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वहां पर, जैसा कि फैराडे लॉ कहता है स्पेस में प्रोड्यूस होगा। So this is the primary form of the equation of motion for an EM wave, जो क्लियरली बता रही है कि एक चीज x के साथ चेंज हो रही है या y या z के साथ चेंज हो सकती है, और दूसरी चीज जो है वो टाइम के साथ, यानी कि दूसरी क्वांटिटी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। अब जैसे कि आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज अ साइनसॉइडल वेव, और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इसकी ये इक्वेशन है। इसी तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी भी हम एक्स वेरिएशन को हम देख सकते हैं, एंड दैट कैन बी बी एम इंटू साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो ऐसा करते हैं कि हम ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन आई है उसमें ये ई की वैल्यू जो है हम पुट कर देते हैं। ये हमारी जो है इक्वेशन ऑफ मोशन है, और ये दोनों जो वैल्यूज हैं इनको हम इसमें पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन ए के अंदर हम ई की वैल्यू पुट कर देते हैं विच इज ई एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी ओवर डी एक्स इक्वल टू, और we can also write it d by dx into em sin kx minus omega t। ये बेसिकली इस फंक्शन को हमने x के लिहाज से डिफरेंशिएट करना है, जबकि राइट हैंड साइड के ऊपर हमने b की जो इक्वेशन है उसको टाइम के लिहाज से डिफरेंशिएट करना है। तो ये हो जाएगा बी एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो अब अगर हम ये लेफ्ट हैंड साइड को x के लिहाज से अगर हम डिफरेंशिएट करें, जैसे कि यहाँ पे मैं दोबारा लिख लेती हूँ इसको, ये एम्पलीट्यूड है ई एम, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड की साइन वेव का, और ये साइन के लिहाज से वेरी कर रही है, साइनोसॉइडल वेव है। और यहाँ पर हम दिस इज बी एम साइन साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, इसको हमने दोबारा लिख लिया। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को x के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पर ये एक तो फंक्शन की डिफरेंशिएशन होगी, दूसरा के एक्स की होगी। तो ई एम तो कांस्टेंट है, ये तो एज इट इज आ गया। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, माइनस कॉस होता है इनफैक्ट, और ये पूरा फंक्शन एज इट आ गया, एज इट इज आ गया। उसके बाद ये के एक्स की होगी डिफरेंशिएशन, और ओमेगा टी की जीरो हो जाएगी एक्स के अकॉर्डिंगली, के एक्स के ऊपर डिफरेंशिएशन होगी। और जब के एक्स के ऊपर डिफरेंशिएशन होगी तो आंसर आ जाएगा एक्स की डिफरेंशिएशन 1 और के जो है एज इट इज आ जाएगा।
और ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन 0 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पर हम टाइम के लिहाज से करेंगे। तो टाइम के लिहाज से हम एक दफा इस फंक्शन को इसको करेंगे इंटीग्रेट, डिफरेंशिएट, और फिर ओमेगा टी के ऊपर करेंगे, क्योंकि आप इस टर्म की डिफरेंशिएशन होगी टाइम के लिहाज से और के एक्स यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो अब अगर हम देखें तो इसको इस तरह से करेंगे बी एम, और ये माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस, यानी साइन की जो डिफरेंशिएशन है दैट वुड बी माइनस कॉस और के एक्स ओमेगा माइनस ओमेगा टी एक दफा ऐसे ही आ गया, उसके बाद माइनस ओमेगा टी की ऊपर होगी डिफरेंशिएशन, एंड दैट वुड बी माइनस दैट वुड बी माइनस ओमेगा टी की 1 आ गई, तो माइनस ओमेगा आ जाएगा यहाँ पर। तो अब अगर आप देखें तो ये दोनों टर्म्स तो कैंसिल हो गई, यानी कॉज वाली दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई, और ये माइनस साइन भी यहाँ पर कैंसिल हो गया, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ई एम ओवर बी एम, और राइट हैंड साइड के ऊपर आ जाएगा ओमेगा, और ये के दूसरी तरफ चला गया ओमेगा ओवर के। तो ये जो ओमेगा ओवर के है ये स्पीड की यानी कि वेव्स के मैकेनिक्स में ये स्पीड के बराबर होती है, और चूंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो ये स्पीड जो है ये वैल्यू सी की के इक्वल होगी। सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ से हम ये प्रूव कर सकते हैं, हमने इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से प्रूव किया है कि ये हमें क्या देती है, स्पीड देती है। तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने क्लासिकल मैकेनिक्स में जो यानी जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, न्यूटन की जो मैकेनिक्स है उसमें हम स्पीड को इस तरह लिखते हैं, ये इक्वेशन ऑफ मोशन है। फर्क सिर्फ ये है कि ये एस की जगह हम इसकी एंगुलर स्पीड देंगे, और टी की जगह हम इसका वेव नंबर देंगे के। तो ये वेव मैकेनिक्स के अंदर ये ओमेगा ओवर के इक्वल होती है, और वी जो है ये सी बन जाती है अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, यानी ये वो वेव हो जो वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रही है। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, और ये हमने फैराडे लॉ की मदद से डिराइव की है। तो ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड और द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये दोनों सेम होती हैं, और जो के है दैट इज द वेव नंबर। तो वेव नंबर क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ वेव्स confined in a unit length या पासिंग थ्रू यूनिट लेंथ। जैसे हम कहते हैं ना कि एक सेकंड के अंदर कितनी वेव्स क्रॉस की, तो वो तो एफ के इक्वल होती है, और वो टाइम के लिहाज से होती है, ठीक है। लेकिन जो वेव नंबर है ये नंबर ऑफ वेव्स लेंथ के लिहाज से इनको लिया जाता है, मतलब एक यूनिट लेंथ में से कितनी वेव्स पास कर रही हैं। तो अगर हम स्पेस के अकॉर्डिंगली फ्रीक्वेंसी लें तो वो वेव नंबर के इक्वल होती है। और जो ये फ्रीक्वेंसी है ये साइकिल्स पर सेकंड के इक्वल है, इसका यूनिट होता है हर्ट्ज, और जो वेव नंबर है इसका यूनिट होता है 1/सेंटीमीटर, यानी पर सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर इसका स्टैंडर्ड यूनिट है, उसके अंदर इसको मेजर किया जाता है। तो ये इक्वेशन ऑफ वेव थी, ये इक्वेशन ऑफ मोशन थी फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूजिंग फैराडे लॉ।